दोस्तों नमस्कार। ज्ञान गुरु एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में हम लोग पढ़ चुके थे एल्गी को यानी शैवाल को, और शैवाल का हमने जनरल कैरेक्टर बताया था यानी कि सामान्य लक्षण बताया था, और हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवालों का वर्गीकरण किया था, और वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई थी। इसके बाद आपको मेन और कुछ महत्वपूर्ण एल्गी थी जो हमारे लिए आर्थिक रूप से बहुत लाभदायक होती, उनके बारे में हमने आपको पढ़ाया था। बच्चों, उसके आगे चलते हैं और पेज नंबर 34 पे आपका जो ब्रायोफाइटा है, ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो भी अच्छी अच्छी वीडियो मिले आपको वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जितनी वीडियो हम लोग आपके लिए बड़ी मेहनत से लाते हैं और ये पूरा प्रयास करते हैं कि आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। और यदि आप लॉकडाउन में विद्यालय अपने नहीं जा पाते हैं तो आपको बिना विद्यालय जाए हुए आप अपना नोट्स प्रॉपर तरीके से तैयार कर सकें। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। एल्गी के बाद बच्चों हम लोग को पढ़ना है ब्रायोफाइट, और ब्रायोफाइट के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको बारी बारी से हमारे साथ पढ़ते चलिएगा। सामान्य लक्षण बच्चों देखिए, यह प्रायः पहाड़ियों में नम एवं छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ब्रायोफाइट्स पाए कहाँ जाएंगे। तो पहला पॉइंट हम आपको यही बता रहे हैं कि यह प्रायः पहाड़ियों में एवं यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नम एवं छायादार क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं बच्चों। ब्रायोफाइटों को पादप जगत का जल स्थल चर कहते हैं, यानी इसको प्लांट जगत का एम्फीबिया कहते हैं। अब एम्फीबिया का मतलब बच्चों ये होता है कि वह प्राणी जो स्थल में भी रहे और जल में भी रहे। जैसे आप लोग मेढक के बारे में जानते होंगे। मेढक हमारा एम्फीबियस प्लांट है बच्चों, सॉरी एम्फीबिया होता है, यानी क्या करता है कि वो पानी में भी सरवाइव कर सकता है, जीवित रह सकता है, और स्थल पे भी जीवित रह सकता है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में यही कहा जा रहा है कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का जल स्थल चर कहते हैं, यानी कि प्लांट जगत का ये एम्फीबिया होता है, यानी कि पानी में भी जीवित रह सकता है और पानी से बाहर स्थल पे भी जीवित रह सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परंतु लैंगिक जनन के लिए क्या करता है बच्चों कि जो सेक्सुअल क्या बोलते हैं इसको, लैंगिक जनन, ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो फेज पाई जाती है उसके लिए ये पानी पर भी निर्भर करता है, यानी कि लैंगिक जनन करने के लिए पानी की इसको बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है, या बिना पानी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का एम्फीबिया भी कहते हैं, और लैंगिक जनन के लिए यह जल पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, तीसरी बात पे आते हैं, ये अनुक्रमण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब बच्चों महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाएंगे, अनुक्रमण में निभाएंगे। ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगा, लास्ट में ये चीजें आएगी अनुक्रमण। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, इनमें वास्तविक मूल, तना एवं पत्तियां नहीं पाई जाती है। जैसे कि आप लोग एंजियोस्पर्म प्लांट में अच्छे से देख पाते हैं कि किसी भी प्लांट को आप जब विभाजित करेंगे तो उसके जड़ में, तना में और पत्तियों में 3 भागों में कम से कम तो आप विभाजित कर ही पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा में वास्तविक रूप से उनमें मूल यानी कि जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ब्रायोफाइट की मुख्य काया कैसी होती है, अगुणित होती है, यानी कि हैप्लॉइड होती है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं 2 के पेयर न पाके सिंगल पाए जाते हैं, और अगुणित का मतलब हैप्लॉइड, यानी कि प्लॉइडी इसकी क्या होगी, n होती है। और ये क्या करेंगे बच्चों कि युग्मक उत्पन्न करते हैं। देखिएगा, ब्रायोफाइट की मुख्य काय अगुणित होती है और ये युग्मक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं।
ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रायोफाइट को युग्मकोद्भिद क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं बच्चों कि ब्रायोफाइटा की जो मुख्य काय होती है ये युग्मक उत्पन्न करती है, इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है, छठवें पॉइंट पे आते हैं। नर लैंगिक जनन अंग जो होता है इसको पुंधानी कहते हैं या इंग्लिश में इसको एंथ्रीडियम कहते हैं। ठीक है, जो भी नर लैंगिक जनन आएगा उसको क्या कहेंगे, एंथ्रीडियम कहेंगे, और इसके नीचे मादा लैंगिक जनन अंग जो होता है उसको स्त्रीधानी यानी कि आर्चिगोनियम कहते हैं। अब इसमें एक चीज आपसे पूछी जाती है कि जो आर्चिगोनियम होती है वो फ्लास्क शेप की किसमें होती है, ब्रायोफाइट्स में होती है, टेरिडोफाइट्स में होती है, ठीक है, या जिम्नोस्पर्म में होती है, या एंजियोस्पर्म में होती है। तो ये बात आपको स्प्रिंग कटिंग की गोले से घेर लीजिएगा कि जो इसका स्त्रीधानी होता है मतलब आर्चिगोनियम होती है, यह फ्लास्क के आकार की होती है जिसमें एक अंड होता है। ठीक है, ये 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट और हैं, आइए हम इसको आगे देखते हैं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं अपना 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट में बच्चों यही है कि स्पोर जो होते हैं या स्पोरोफाइट जो होते हैं ये मुक्त जीवी नहीं होते हैं, यानी कि ये क्या होंगे, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, क्या होंगे, स्पोरोफाइट जो है मुक्त जीवी नहीं होते हैं बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है और अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है। ठीक है, दरअसल इसके पीछे की घटना क्या होती है बच्चों कि जो आपका नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है, ठीक है, तो जल की उपस्थिति में या इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, ये फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट के साथ फ्यूजन करता है और फ्यूजन करने के बाद स्पोरोफाइट बनाता है। और वही स्पोरोफाइट क्या होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, यानी कि क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक, और यह मुक्त जीवी नहीं होने के कारण ये क्या करता है बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। ठीक है, और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है बच्चों तो होता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण जो भी प्लांट होते हैं वो अपने भोजन के निर्माण स्वयं करते हैं। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है। अपना भोजन स्वयं कैसे प्राप्त करेगा, जब प्रकाश संश्लेषी क्रिया होगी। तो प्रकाश संश्लेषी क्रिया होने के कारण, ठीक है, ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और अपने भोजन का निर्माण जब स्वयं करेंगे तो अपना भोजन खुद प्राप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाएं क्या करती हैं कि विभाजित होती हैं। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं, विभाजित होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये रिडक्शनल या रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, क्या होगी, मियोसिस होती है। और मियोसिस होने के बाद अगुणित बीजाणु, अगुणित बीजाणु का मतलब क्या है कि यहाँ जो इसकी प्लॉइडी है वो क्या हो जाएगी, एन रहती है। ठीक, क्या होगा कि स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाएं विभाजित होती हैं जिससे अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, और वह अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद का विकास करता है। ठीक है, तो ये 9 पॉइंट थे जो ब्रायोफाइटा से जुड़े हुए थे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, ये पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ब्रायोफाइटा का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, और वर्गीकरण करने के बाद जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है इसका कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लीवरवर्ट और मॉस। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग देखते हैं लीवरवर्ट की विशेषताएं और इसके बाद मॉस की विशेषताएं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं अपना ब्रायोफाइटा के क्लासिफिकेशन। और ब्रायोफाइटा के क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया था लीवरवर्ट का, तो लीवरवर्ट के बारे में ये पढ़ते हैं। इसका पहली पॉइंट ये है कि यह प्रायः नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं। लीवरवर्ट जो है आपका कैसी जगह पर उगेगा, तो यह प्रायः नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं। ठीक है, जैसे में नदियों के किनारों पर उगेंगे, दलदली स्थानों पर उगते हैं, गीली मिट्टी पे उगते हैं, पेड़ों की छालों पे उगते हैं। ठीक है, और
यही इनका हैबिटाट होता है, यानी नम एवं छायादार स्थानों पर ये पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट में बात करें बच्चों कि लीवर वर्ल्ड की जो पादप काय है, या जिसको थैलासाप बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको थायलॉइड बोलते हैं। ठीक है, लीवर वर्ल्ड की पादप काय जिसको बोलते हैं थायलॉइड, और इसका एग्जाम्पल होता है मार्केंसिया। क्या एग्जाम्पल होता है बच्चों? इसका एग्जाम्पल होता है मार्केंसिया। मार्केंसिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बच्चों लीवर वर्ल्ड का। ठीक है, और इसमें बनता है आपका थायलॉइड। अब यह जो थायलॉइड होता है, थायलस पृष्ठ आधार पर होते हैं, मतलब कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे पृथ्वी से चिपके होते हैं, यहाँ से जमे होते हैं, उस आधार पर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लीवर वर्ल्ड है और ये पृथ्वी है, तो इसके आधार पर ये थायलस पाया जाएगा। ठीक है, जो बिल्कुल आधार तल से चिपके होते हैं। कौन? ये थैलासाप या थैलोसॉइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बच्चों बात करें कि लीवर वर्ल्ड में अलैंगिक जनन जो होता है वो थैलस के विखंडन से बनता है। थैलस के विखंडन का मतलब ये होता है कि थैलस जितने पार्टों में टूटता है उतने ज्यादा लीवर वर्ल्ड आपके बनते हैं। आपने देखा होगा किसी कांच को तोड़ दीजिए, नीचे पटक दीजिए, ठीक है, नीचे पटक देंगे कितने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। वैसे ही विधि है लीवर वर्ल्ड में, जितना थैलस आपका जितने छोटे छोटे भागों में विखंडित होगा, टूटेगा, विखंडन का मतलब छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा, जितने पार्ट में टूटेगा उससे एक एक लीवर वर्ल्ड बनेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि एक जेमा कैप्सूल होता है। ठीक है, एक जेमा नाम का स्ट्रक्चर होता है जिसको विशिष्ट ये क्वालिटी होती है, कप शेप का होता है, जिसको बोलते हैं जेमा। ठीक है, या तो ये थैलस होता है या वह एक विशिष्ट प्रकार की संरचना बना लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि जेमा है, और जेमा के विखंडन से भी थैलस क्या बनता है आपका? थैलॉइड जो होते हैं मार्केंसिया के नए पौधे आते हैं। ठीक है, बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में नर तथा मादा जनन अंग या तो अलग अलग थैलस पे होते हैं या एक ही थैलस पे होते हैं। यह बात भी आपको इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है कि लैंगिक जनन में नर तथा मादा जनन अंग या तो एक ही थैलस पे होंगे। किस पे होंगे? एक ही थैलस पे होंगे या अलग अलग थैलस पे बनते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट में एक पाद में सीटा तथा कैप्सूल होता है, जो होता है जो लीवर वर्ल्ड। ठीक है, मान लीजिए ये सीटा है और ये कैप्सूल है। ठीक, तो कैप्सूल होता है और कैप्सूल में क्या होता है बच्चों की मियोसिस होती है। ठीक है, ये रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस होती है, और मियोसिस होने के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। जो आपका कैप्सूल बनता है, ठीक है, उस कैप्सूल में स्पोर बनते हैं और वह स्पोर अंकुरित हो जाते हैं, और अंकुरित होने के कारण मुक्त युग्मकोद्भिद बनते हैं, और यही मुक्त कोद्भिद आगे चलकर नए मार्केंसिया का निर्माण करते हैं। तो ये पॉइंट मैं एक बार बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। स्पोरोफाइट में एक पाद में सीटा तथा कैप्सूल होता है। ठीक है, जो मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं एवं स्पोर अंकुरित होने के कारण मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद बनते हैं, और यही मुक्त कोद्भिद मार्केंसिया का निर्माण करते हैं। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और इन सभी पॉइंट्स को आप अपने नोटबुक पे अच्छी तरह से लिखेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। रटना नहीं है, चीजों को समझना है। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट, इसमें रटना क्या है? लीवर वर्ल्ड कहाँ पाए जाएंगे? तो नम एवं छायादार जगहों पे पाए जाएंगे। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। आपको रटना कुछ नहीं है बच्चों, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है जो आपके पास है। ठीक है, आप सभी लोग किसी से कम नहीं, आप सभी लोगों के पास हमको लगता है कि 1450 क्रेनियल कैपेसिटी का ब्रेन भगवान ने आपको दिया है। आप उसका उपयोग करिए और हमारे बताए हुए रास्ते पर चलिए और अच्छे अंक लाइए, जिससे आपके माता पिता और गुरुजनों का सम्मान और अधिक हो। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना मॉस। आइए बच्चों हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं मॉस। अब तक आपने लीवर वर्ल्ड देखा था, और लीवर वर्ल्ड के बाद हम लोग देखते हैं बच्चों मॉस। मॉस में पहला पॉइंट जो है कि मॉस का जो जीवन चक्र होता है या जो जीवन अवस्था होती है, ठीक है, वो युग्मकोद्भिद होती है, जो दो अवस्थाओं में होती है। जो पहला अवस्था होता है या जो फर्स्ट स्टेज होती है वो तंतु होता है, जिससे क्या बनते हैं? हमारे स्पोर बनते हैं। और दूसरी जो अवस्था होती है वो पत्ती की तरह दिखती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्वी कली के रूप में सर्पिल ढंग से पत्तियों में लगी होती है। ठीक है, जिसको हम अभी आपको फिगर के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, जो आपका सेकेंड पॉइंट है कि मांस में कायिक जनन विखंडन एवं मुकुलन विधि द्वारा होता है। जो मांस होते हैं आपके, उसमें कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? विखंडन विधि द्वारा होगा। ठीक है, यानी फ्रेगमेंटेशन विधि और बर्डिंग के द्वारा होता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन जो होता है बाबू वो होता है पुंधानी एवं स्त्रीधानी के संयुग्मन से होता है, ठीक है। और निषेचन के बाद स्पोरोफाइट विकसित होते हैं जो बाद में पाद, सीटा और कैप्सूल में विभाजित हो जाते हैं। अब होता क्या है कि कैप्सूल में ही स्पोर होते हैं और वो जो स्पोर बनते हैं वो मियोसिस रिडक्शन के कारण बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात को समझिएगा, ये जो आपका लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन मतलब एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम के संयुग्मन से बनता है जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट विकसित होते हैं। क्या विकसित होंगे बच्चों? स्पोरोफाइट विकसित होते हैं जो बाद में पाद, सीटा और कैप्सूल में विभाजित हो जाते हैं और इन्हीं कैप्सूल्स में बनते हैं आपके स्पोर। और वो स्पोर जो बनते हैं, ठीक है, और स्पोर बनने का प्रोसेस ये होता है कि स्पोर में आपकी मियोसिस हो जाती है यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होता है। और रिडक्शनल डिवीजन होने के बाद स्पोर बनते हैं और वही स्पोर आगे चल के नए युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं जिनसे नए मॉस बनते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे फ्यूनेरिया क्या है? मॉस है। पॉलीट्रिकम क्या है? मॉस है। और स्फैग्नम क्या है? मॉस है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण देखने के बाद आपने देखा कि वर्गीकरण, और वर्गीकरण में आपने देखा, ठीक है, लीवर बट और मॉस को देखा। और मॉस का एग्जांपल आपने देखा फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम और स्फैग्नम, ठीक है। आइए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व, ये इकोनॉमिक हमको कैसे लाभ पहुंचाते हैं। तो पहली बात यह है कि स्फैग्नम की कुछ जातियों का या कुछ स्पीसीज का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक है। स्फैग्नम की कुछ जातियों का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक है। दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि इनको पैकेटिंग मटेरियल में यूज करते हैं। जब आप किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करते हैं यानी स्थानांतरित करते हैं तो उनके बचाने के लिए पैकेट में इसको पहले से रख दिया जाता है, फिर किसी चीज को जिसको आपको स्थानांतरित करना है इनके बीच में रखा जाता है क्योंकि वो चीज टूटने फूटने से या नुकसान होने से बच सके। तो इसका प्रयोग पैकिंग में किया जाता है और सजीव पदार्थों के स्थानांतरण में भी किया जाता है। चूंकि यह पानी का लॉस कम से कम होने देते हैं इसलिए सजीव पदार्थों को जब स्थानांतरित किया जाता है तो आपके जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। जो मॉस होती है मिट्टी पर एक सघन परत बना लेती है, मिट्टी पर एक सघन परत बना लेती है, जिससे क्या होता है बच्चों कि इस वक्त जैसे वर्षा का समय चल रहा है तो जब बारिश की बूंदें पृथ्वी पर चलती हैं तो इस ब्रायोफाइट के सघन जो लेयर होता है उस पर गिरती हैं जिससे मृदा का अपरदन या जो मृदा का बहाव होता है, कटाव होता है, वो कम से कम हो। इसके लिए ब्रायोफाइट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए कि मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना लेते हैं जो वर्षा से होने वाले मृदा अपरदन को कम करते हैं, ठीक है। और ये है आपका फोर्थ पॉइंट। लाइकेन सर्वप्रथम चट्टानों पर उगते हैं। सबसे पहले कौन उगता है चट्टानों पर? लाइकेन उगते हैं जो कि परितंत्र यानी आपके इकोसिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले लाइकेन उगते हैं, ठीक है। लाइकेन के बाद बारी बारी से अलग अलग प्लांट क्या करते रहते हैं? उगते रहते हैं। सबसे पहले ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की स्पीशीज बारी बारी से उगती रहेंगी, ठीक है बच्चों। तो लाइकेन सबसे प्रथम उगने वाला चट्टानों पर जो प्लांट है वो होता है। और इसी के साथ ही आपका ब्रायोफाइटा का ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ब्रायोफाइटा के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइट, ठीक है। और आने वाली अगली वीडियो पे आपको टेरिडोफाइट के भी क्लास मिलने लगेंगे और क्लास ऐसे ही मिलेंगे कि सबसे पहले टेरिडोफाइट, उसके सामान्य लक्षण, वर्गीकरण, और वर्गीकरण में जो भी आपका वर्गीकृत होगा, ठीक है, जैसे स्फैग्नम, इक्विसिटम, ठीक है, साल्विया, ये सारी चीजें आपको बारी बारी से पढ़ा दी जाएंगी। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस लॉकडाउन में अपने समय का सदुपयोग करें। खाली न बैठें, दोस्तों के साथ
केवल घूमे नहीं, पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई से ही देश विकास करेगा, आप उन्नति करेंगे, आपका परिवार उन्नति करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए धन्यवाद।